नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गोथी गर्भावती, जिसका छठा भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर के चलते हैं कहानी के 7वें अध्याय की तरफ। हवेली ने राजा साहब और रानी को अपनी आगोश में भर लिया और जलाकर राख कर दिया। हवेली के बाहर खड़े भैरवी देवी, उसके पति बिट्टुल सिंह और दाई माँ, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर स्तंभ रह गए। हवेली धुआंधार जल रही थी। आग की लपटों ने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ देर तक तो वो तीनों भूत बनकर खड़े रहे और अपनी आंखों के सामने पूरे साम्राज्य को जलता हुआ देख रहे थे। हवेली के भीतर राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें धीमे धीमे बंद हो रही थी। पूरा शरीर जल चुका था। बस उसके हाथों में रानी सुमुखी का हाथ था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था। तभी अचानक उसे सुमुखी दिखाई दी। पूरी जली हुई, थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही थी। ये देखकर राजा के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने मधुलिका का चेहरा आ गया और वो जोर जोर से हंस रही थी। उसने राजा से कहा, राजा कृष्णदेव, तेरी एक संपत्ति तो मैंने खत्म कर दी, मगर अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। तेरी औलाद अभी जिंदा है। उसे खत्म किए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। राजा साहब ने इतना सुना और उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और सांसें रुक गई। राजा कृष्णदेव ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया और आग की लपटों ने उसे अपने आगोश में भर लिया। कुछ ही क्षण बाद बाहर खड़ी दाई माँ ने कुछ देखा, जिसको देखने के बाद वो बिल्कुल डर गई और ज़मीन पर बेसुध हालत में गिर पड़ी। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने कुछ बड़बड़ाते हुए कहा कि मधुलिका ने सबको खत्म कर दिया, मधुलिका ने सबको मार दिया। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें भी नहीं। दाई माँ ये बड़बड़ा रही थी कि तभी अचानक किसी ने तलवार से उनकी गर्दन पर वार कर दिया और दाई माँ ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। वहाँ पर तलवार के वार करने वाला शख्स दिखाई न दिया, इसलिए भैरवी देवी और बिट्ठुल सिंह बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से राजकुमार को लेकर भाग गए। बिट्ठुल सिंह ने घबराते हुए कहा, भैरवी देवी, जल्दी चलिए, रथ पर बैठिए, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमारी जान और राजकुमार की जान को खतरा है। दोनों ने रथ पर सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद रथ का पहिया टूट गया। अंधेरी और सुनसान रात में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बिट्ठुल सिंह रथ से उतरा। उसने बहुत कोशिश की रथ को ठीक करने की, मगर रथ का पहिया पूरी तरह से टूट गया था। रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। अंधेरी काली रात में भयानक आवाज़ें आ रही थीं। दोनों बहुत ही बुरी तरह डरे हुए थे। आसपास में कोई घर, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों मिलकर रथ को ठीक करने की कोशिश में लग गए। कुछ देर बाद अचानक एक जोर का हवा का झोंका आया और घोड़े विदक गए। वो जोर जोर से उछलने लगे, मानो जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज़ देख ली हो, और डर के मारे घोड़े भागने की कोशिश करने लगे। उछलते कूदते घोड़े ने रथ को अपने साथ भगा लिया। घोड़ों के इस तरह गायब हो जाने पर भैरवी देवी और बिट्ठुल सिंह घबरा गए। चारों तरफ साए साए आवाज़ आ रही थी। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे कि तभी अचानक ज़मीन पर गिरे सूखे पत्ते कड़कड़ाने लगे, जैसे उन पर चलकर कोई उनकी तरफ आ रहा हो। दोनों ने अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा, मगर कोई भी नहीं था। वो दोनों फिर से सुनसान जंगल में अकेले चलने लगे, लेकिन फिर वही आवाज़ उन्हें सुनाई दी। दोनों डर की वजह से सिहर गए। बड़ी हिम्मत करके दोनों बस गांव पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चल रहे थे।
कुछ देर पैदल चलने के बाद जैसे ही दोनों के गांव की सीमा पर दोनों ने कदम रखा, तभी बिट्ठुल सिंह को किसी ने पीछे से खींचा और खींचकर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। भैरवी देवी चिल्लाती रही, बिट्ठुल सिंह जी, मगर उन्हें वापस कोई आवाज़ नहीं आई। तभी थोड़ी ही देर में बिट्ठुल सिंह ने कराहते हुए आवाज़ में कहा, भैरवी देवी भागिए और राजकुमार को बचाइए। अपने दिल पर पत्थर रखकर भैरवी देवी राजकुमार को अपनी गोद में लेकर भागने लगी और गांव की सीमा तक आ पहुंची। गांव की सीमा पर एक कृष्ण मंदिर था। भैरवी देवी ने मंदिर को देखा और उसकी तरफ भागी चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर वो बैठी। जैसे ही भैरवी देवी ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, तेज हवाएं चलना बंद हो गया और माहौल बिल्कुल शांत। पहले जैसे खौफनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो भी बंद हो गई और धीरे धीरे काली रात में सवेरा आना शुरू हो गया। भैरवी देवी भी समझ गई थी कि अब खतरा टल चुका है। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और जाकर मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण के सामने खुद को पाकर उसने बड़ा ही हल्का महसूस किया। भैरवी देवी को ये समझ आ गया था कि अब वो भगवान की शरण में है। उसे अब कुछ भी नहीं होगा और ना ही राजकुमार को। मंदिर में बैठकर उसने राहत की सांस ली, मगर अपने पति को याद करके व्याकुल हो उठी और राजकुमार को ज़मीन पर लेटाकर खुद ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे समझ में आ चुका था कि बिट्ठुल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपना सुहाग खो दिया। रोते हुए अपने सारे सुहाग की चीज़ों को अपने बदन से उतारने लगी। भैरवी देवी ने अपना सिंदूर मिटाया और अपने हाथों की चूड़ियां भी तोड़ दी। राजकुमार चंद्रभान की ओर देखकर वो रो रही थी। उसने अपनी गोद में राजकुमार को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। भैरवी देवी अब तक ये समझ गई थी कि इस दुनिया में अब राजकुमार के सिवा उनका कोई नहीं। मधुलिका के रूप में आया एक भयानक तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गया। अब बस बचे रह गए तो सिर्फ भैरवी देवी और उसका पुत्र चंद्रभान। यही सोच भैरवी देवी ने उस मंदिर में ही अपनी रात गुजारी। सवेरे जब पंडित जी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि गर्भगृह खुला हुआ है और उसने भैरवी देवी राजकुमार चंद्रभान को लेकर बैठी थी। पंडित जी ने जब भैरवी देवी को देखा तो उन्होंने तुरंत ही भैरवी देवी को पहचान लिया और उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। पंडित जी बोले, प्रणाम भैरवी देवी, आप इस हालत में यहाँ? उन्होंने पूछा। भैरवी देवी ने कहा, क्या बताऊँ पंडित जी, नियति ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला जिसमें हम सब हार गए। बीती रात ने अपने साथ एक घनघोर तूफान लेकर आया और सब कुछ अपने साथ तबाह कर गया। पंडित जी ने कहा, आप घबराइए नहीं, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। प्रभु श्री कृष्ण सबकी मदद करते हैं और देखिए आज इन्होंने आपकी भी मदद की। भैरवी देवी ने कहा, पंडित जी मैं समझी नहीं। पंडित जी ने कहा, हम आपको समझाते हैं। हम हर रोज़ मंदिर का गर्भगृह बंद करके जाते हैं। कोई बुरी शक्ति सीढ़ियों के सहारे गर्भगृह तक आसानी से पहुंच नहीं सकती, मगर उसके भीतर भी नहीं जा सकती। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने आपके लिए गर्भगृह का दरवाज़ा खोल दिया ताकि जो बुरी शक्ति कल रात आपके पीछे आ रही थी उससे आपको बचाया जा सके। भैरवी देवी अचंभित होकर पूछती है, पंडित जी आपको कैसे पता कि मैं किसी बुरी शक्ति से बचकर भाग रही हूँ? पंडित जी ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, कल रात क्या क्या हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुँची। खैर राजकुमार अब ठीक तो हैं? भैरवी देवी ने कहा, जी पंडित जी, राजकुमार बिल्कुल ठीक है। पंडित जी ने आगे कहा, भैरवी देवी, जिसने गलत किया था उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि गेहूं के साथ घून को भी पिसना पड़ता है, मगर ये सोना ही था
नियति को कौन टाल सकता है। ईश्वर जो चाहता है वो होकर रहता है। मगर एक बात याद रखें, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। मधुलिका अभी भी चैन से बैठी नहीं, क्योंकि वो एक लावसत है। कहते हैं कि उसकी आत्मा बहुत ही खूंखार होती है और जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती वो चैन से नहीं बैठती। अपने बच्चे की मौत का उसे बहुत सदमा लगा है। वो किसी भी हालत में राजकुमार को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। मधुलिका ने प्रण लिया है, वो राजघराने के किसी भी वारिस को जिंदा नहीं छोड़ेगी और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि अभी भी राज परिवार का एक वारिस यानी कि राजकुमार जिंदा है। इसी कारण वो अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। भैरवी देवी ने कहा, तो आप ही बताइए पंडित जी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? राजकुमार को कैसे बचाऊं? मेरे भाई के खानदान का एक मात्र वारिस बचा है। हम किसी भी हालत में राजकुमार को क्षति पहुंचने नहीं दे सकते। ये सुनकर पंडित जी ने जवाब दिया कि इसमें बचने का केवल एकमात्र तरीका है, आप इसे लेकर कहीं दूर चले जाइए, इतनी दूर जहाँ पर मधुलिका को भी मालूम ना हो कि राजकुमार कहाँ गए, और जब तक उसे वहाँ का पता चलेगा तब तक कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। फिलहाल के लिए आप राजकुमार को लेकर कहीं दूर चले जाइए। भैरवी देवी ने बहुत सोचा, फिर उसे याद आया कि भैरवी देवी के विवाह में राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह ने एक हवेली बिट्ठुल सिंह जी को भेंट दी थी, जो कि राजस्थान के सवाई गांव में स्थित था। भैरवी देवी ने ये बात पंडित जी को बताई। उन्होंने सुबह सुबह ही भैरवी देवी और राजकुमार चंद्रभान के जाने का इंतज़ाम कर दिया और कुछ ही देर में भैरवी देवी राजकुमार को लेकर हवेली सही सलामत पहुंच गई। उस वक्त हवेली की देखरेख कर रहे वहां के मुनीब बलवंत राय, जो कि उस वक्त केवल 18 से 20 की उम्र का रहा होगा, भैरवी देवी और राजकुमार का स्वागत करता है। भैरवी देवी ने बलवंत राय के बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत ही ईमानदार और विश्वसनीय है। पूरे हवेली की देखरेख और लेखा जोखा बलवंत राय रखता था, इसलिए आज तक कभी भी किसी भी हिसाब में या किसी भी काम में कोई कमी नहीं आई। भैरवी देवी ने बलवंत राय को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। बलवंत राय हवेली के कुछ ही दूरी पर एक छोटे से बने झोपड़ी में रहता था। भैरवी देवी ने उसके लिए महल में एक कमरा साफ करवा दिया और उससे कहा, बलवंत राय, आज से और अभी से आप हम सबके साथ रहेंगे। हवेली की आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हम आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए सारा काम आप पर छोड़ते हैं। बलवंत राय ने भी खुशी खुशी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और भैरवी देवी का वफादार कहलाने लगा। भैरवी देवी ने महल में आते ही बलवंत राय को कहा कि राजकुमार के लिए एक दाई माँ का इंतज़ाम किया जाए, जो राजकुमार की देखरेख कर सके। भैरवी देवी की आज्ञानुसार बलवंत ने पास के गांव से ही एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम शकुंतला था, उसे राजकुमार की देखरेख के लिए महल में रख दिया और साथ में एक नौकर, जिसका नाम भोला था, उसे भी हवेली के कामों के लिए रखा। देखते ही देखते हवेली पूरी तरह से भर गई। भैरवी देवी राजमाता भैरवी देवी कहलाने लगी और उस गांव की सत्ता राजमाता के हाथों में आ गई। धीरे धीरे राजमाता का राज उस गांव पर होने लगा। सभी राजमाता के आदेश का पालन करने लगे। राजमाता भैरवी देवी ने राजकुमार को माँ का प्यार तो दिया, साथ ही साथ पिता का भी बहुत ही बखूबी ध्यान रखा। राजमाता भैरवी देवी ने सोचा कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, शायद अब खतरा पूरी तरह से टल चुका है। वो और उसका पुत्र चंद्रभान पूरी तरह से सुरक्षित है। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मधुलिका राजकुमार के वयस्क होने का इंतजार कर रही थी और फिर राजकुमार के बड़े होने के बाद जिसका डर था वही हुआ। लेखक ने गहरी सांस ली और अपनी बगल में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नंदलाल ने कहा,
हाँ, जिसका डर था वही हुआ। फिर वही सारे किस्से, वही सारी कहानियाँ, वही घटना चंद्रभान के साथ भी घटी, जो कि उसके पिता राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह और उसके परिवार के साथ घटी थी। नंदलाल ने लेखक से सवाल किया और कहा कि लेखक बाबू, पुरानी एक पीढ़ी तो ऐसे खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी भी खत्म हो गई, मगर तीसरी पीढ़ी यानी कि चंद्रकला के बेटे का क्या हुआ, जिसे चंद्रकला ने मधुलिका यानी लाव सत से बचाने के लिए अपनी सहेली नंदनी को दे दिया। लेखक ने नंदलाल की ओर देखा और मुस्कुराए। नंदलाल बोले, लेखक बाबू, अब इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है ये जानने के लिए कि आखिर चंद्रकला के बच्चे का क्या हुआ। वो भी तो राजवंश का ही खून था, उसके पीछे भी तो मधुलिका पड़ी थी, जिसके डर से चंद्रकला ने अपनी सहेली को उसे दे दिया। लेखक सुबोध बख्शी ने अपनी किताबों के पास रखी सिगार को जलाया और वहीं खड़ा सिगार पीने लगा। कुछ देर तो यूं ही दोनों मौन रहे। फिर ठंडी आहें भरते हुए लेखक बाबू ने कहा, नंदलाल बाबू, वो लड़का अब बहुत बड़ा हो चुका है और वो किताबें भी लिखता है। सारी सच्चाई जानकर भी वो अपनी दुनिया में जी रहा है, ये जानकर कि उसकी ज़िंदगी का कभी भी कहीं भी मधुलिका यानी गोधी गर्भावती से अंत हो सकता है। नंदलाल बाबू, चंद्रकला का बेटा, जो कि उस राजवंश का इकलौता वारिस है, वो आज अभी आपके सामने खड़ा है। लेखक बाबू ने जैसे ही ये कहा, नंदलाल बाबू चौंक गए और लेखक के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, लेखक बाबू, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम सच में जानना चाहते हैं कि उसके आखिरी वारिस यानी राजकुमार का क्या हुआ, और आप हैं कि इस गंभीर समय में मजाक कर रहे हैं। लेखक बाबू फिर से मुस्कुराए और कहा, नंदलाल बाबू, हम इस वक्त बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। हम ही हैं उस राजवंश के आखिरी राजकुमार, उस साम्राज्य का आखिरी उत्तराधिकारी। ये सुनकर नंदलाल बाबू ने तुरंत ही मेज के नीचे रखे बक्से में एक लेखक बाबू के माँ की तरफ से आई चिट्ठी को निकाला और नीचे लिखे हुए नाम को पढ़ा, जिसे पढ़कर नंदलाल बाबू को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, राजकुमार, आपकी माता चंद्रकला। लेखक ने नंदलाल को झकझोरा, नंदलाल बाबू, नंदलाल बाबू, उठिए, क्या हो गया आपको? और उनके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही नंदलाल होश में आ गया। उसने कहा, बख्शी बाबू, जो कुछ भी आपने बताया, क्या ये सच है? लेखक ने कहा, 100% सच है। नंदलाल ने फिर कहा। कुछ देर शांत वो वहीं बैठा रहा। फिर उसने कहा कि मैं इतना तो समझ गया कि ये कहानी आप क्यों नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन लेखक बाबू, इसे ख़त्म भी तो करना है, क्योंकि आपकी जान को तो खतरा है। क्या पता मधुलिका आपके पीछे अभी भी पड़ी हो। ये कहानी यूं ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब क्या? अब क्या करेंगे आप? बख्शी बाबू ने कहा, वही जो करना चाहिए। नंदलाल ने पूछा, क्या? मैं समझा नहीं। और वैसे भी आप यूं गोल गोल बातें मत घुमाइए। आपकी बहुत सारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। अभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे कान से कोई तोता उड़ गया हो। मैं अभी भी बहुत सदमे में हूँ। कृपया करके आप और सदमा ना दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। नंदलाल ने फिर से सवाल किया, अच्छा, तनिक बताइए कि आप इतने सालों से ये बात जानकर भी अकेले यहाँ इस गांव में कैसे रह रहे हैं? क्या आपको किसी भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मधुलिका आपका पीछा कर रही है, या आपको मरने का कोई डर ही नहीं? आपको नींद कैसे आती है लेखक बाबू? लेखक ने बोला, अरे अरे, तनिक ठहरिए।
एक साथ इतने सवालों की बौछार कर रहे हैं आप। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, कुछ देर तो ठहरिए। लेखक ने कहा, इस समस्या को तो मैं और मेरी माता चंद्रकला देवी काफ़ी सालों से झेल रहे हैं। यही कारण है कि मैं बचपन से लेखक की ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं बचपन से लेकर जवानी तक अपने मासी नंदिनी के यहाँ पला बड़ा हूँ और अपनी माँ से दूर रहा। लेकिन जब मेरी मासी नंदिनी का देहांत हो गया तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं चाहकर भी अपनी माता के पास नहीं जा सकता था। उन्होंने मुझे अपनी कसम जो दी थी, मैं कभी भी उनके पास रहने के लिए ना जाऊं। इसलिए शायद मैं आज तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस कहानी को मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। मैं ही वो एकमात्र रास्ता हूँ जो मधुलिका को हमेशा के लिए मिटा सकता है। अब तक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन किसी का साथ ना होने की वजह से मैं अब तक मौन था और सब कुछ अंदर ही अंदर सह रहा था। नंदलाल ने लेखक से कहा, लेखक बाबू, मैं आपके साथ रहकर और सारी कहानियाँ जानकर इतना तो समझ गया हूँ कि आप कितने सालों से कितनी तकलीफ़ में हैं। आप अगर चाहें तो इस कहानी को ख़त्म करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बख्शी ने कहा, शुक्रिया नंदलाल बाबू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। नंदलाल ने कहा, आप बस इतना बताइए कि अब करना क्या है। आपने कुछ तो सोचा होगा। बख्शी ने कहा, हाँ, मधुलिका को ख़त्म करने के लिए मुझे एक कहानी शुरू से शुरू करनी होगी। नंदलाल फिर से नहीं समझा और उसने कहा, मतलब? बख्शी बाबू ने कहा, नंदलाल बाबू, मुझे मधुलिका से जुड़े पुराने पन्ने खोलने पड़ेंगे। मुझे उस महल जाना होगा जहाँ पर राजा चंद्रभान और राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह का कभी भरा पूरा परिवार रहा करता था। आज तक तो मधुलिका से मुझे इस ताबीज़ ने बचाया है, लेकिन मधुलिका को ख़त्म करने के लिए इस ताबीज़ को तो खुद से अलग करना पड़ेगा और उस जगह भी जाना पड़ेगा जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। नंदलाल बाबू, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे मधुलिका का अंत करूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर बरामद होंगे जो मधुलिका को ख़त्म करने में मेरी मदद करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार नियति मेरा साथ देगी। नंदलाल ने कहा, तो फिर तय रहा। हम कल ही इस काम के लिए राजस्थान के सवाई गांव में चलेंगे। लेखक बाबू, नहीं नंदलाल बाबू, हमें सवाई गांव से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें पुख्ता सबूत चाहिए तो हमें वही जाना होगा जहाँ पर सब घटना का जड़ है, जहाँ से मधुलिका का अस्तित्व शुरू हुआ था और ख़त्म भी। हमें चलना होगा राजस्थान के जयपुर में, जहाँ पर मेरे पूर्वज राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह का साम्राज्य फैला हुआ था और वहीं से शुरुआत हुई थी मधुलिका की। नंदलाल बाबू ने कहा, पर लेखक बाबू, क्या आज भी वहाँ पर वो महल होगा? सुबोध ने कहा, राजा महाराजाओं का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। उनसे जुड़ी कुछ शेष चीज़ें रह जाती हैं और वो तो इतना बड़ा साम्राज्य था जो कई एकड़ में फैला हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस हवेली में इतना सब कुछ सहा है उसका हृदय आज भी सिसकियाँ ले रहा होगा और मुझे उस राजवंश का आखिरी वारिस होने के नाते हवेली को उस श्राप से मुक्त करना ही होगा। नंदलाल बाबू ने कहा, ठीक कहा आपने लेखक बाबू, मानना पड़ेगा आपके जज्बे को। लेखक बाबू मुस्कुराए और बोले, आखिर खून तो राजवंश का ही है। लेखक बाबू और नंदलाल बाबू ने बातों को हंसी में उड़ा दिया और इंतज़ार करने लगे रात ढलने का। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर आखिर नींद किसको आने वाली थी। नंदलाल बाबू के होश वैसे भी उड़ चुके थे। दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। नंदलाल बाबू ने मज़े लेने के लिए लेखक बाबू से कहा, वैसे आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। वो क्यों?
लेखक बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्चर्य से पूछा। नंदलाल ने कहा, अरे भाई, मैं आज एक राजकुमार के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। इतने दिनों से उसके साथ हूँ। मैं इतने दिनों से एक राजवंशी के साथ जिंदगी गुजार रहा था, तो गर्व नहीं होगा तो और क्या होगा। लेखक बाबू हंस पड़े और बोले, आप भी ना, बहुत मजाक करते हैं। लेखक बाबू अचानक हंसते हुए खामोश हो गए और उदास होकर नंदलाल बाबू से कहा, नंदलाल बाबू, कहीं मैं अनजाने में आपको दलदल में तो नहीं डाल रहा। नंदलाल बाबू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? बख्शी बाबू ने कहा, ये लड़ाई मेरी है और इस जंग में मैं किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकता जिसका कोई कसूर न हो। मेरे साथ इस चक्की में क्यों पीसे आप? कमाल करते हैं लेखक बाबू। पहले तो खुद ही इस कहानी में शामिल करते हैं और फिर जब मुझे खुद इसमें मज़ा आने लगा तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। नहीं नंदलाल बाबू, मेरा ये मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि खामखा मैंने आपको इस दलदल में डाल दिया। नंदलाल बाबू, ये कहानी जितनी रोमांचक लग रही है उतनी भयानक भी है। इसे अंजाम तक पहुंचाने में शायद मेरी जान भी चली जाए। इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ साथ आपको भी कोई हानि ना पहुंचे। नंदलाल ने कहा, फायदे और नुकसान के बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। अब जो भी होगा दोनों साथ मिलकर सहेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं लेखक बाबू कि मुझे शुरू से ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रही, और ये तो कहानी नहीं हकीकत है। तो बताइए मैं भला पीछे कैसे रहूं? अब चाहे जो भी हो, मैं आपको इस समस्या की घड़ी में अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। आप चाहे जो भी कहें। बातों बातों में रात का खाना बन जाता है और दोनों साथ में भोजन करते हैं। खाने के बाद लेखक ने सिगार जलाई और अपनी माँ की तरफ से भेजे हुए चिट्ठी को पढ़ने लगा। बख्शी बहुत भावुक होकर घर के बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। नंदलाल बाबू भी पीछे पीछे उनके साथ बाहर गए। लेखक बाबू ने कहा, इस चांदनी रात में हवाएं बहुत ही ठंडी और तेज चल रही हैं। इन हवाओं में जैसे कोई सुकून सा महसूस हो रहा है, और जब वो शरीर को छू रही है तो एक राहत दे रही है, मानो वर्षों पुराना कोई दर्द पर मरहम लगा रहा हो। नंदलाल ने कहा, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मौसम वाकई बहुत सुहाना है। अब जाने अगला सवेरा क्या लाने वाला है। लेखक ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ये रात बहुत ही भारी लग रही है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। जी कर रहा है कि यूं ही चांद को देखते रहें और रात गुजार दे। लेकिन खैर, चलिए नंदलाल बाबू, सोने की कोशिश करते हैं, शायद नींद आ जाए। इन दोनों की छोटी मोटी बातों में एक दर्द छुपा महसूस हो रहा था, साथ ही एक डर भी। नंदलाल ने कहा, हाँ, चलिए सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे ही जयपुर के लिए निकलना है। अगले दिन सुबह लेखक ने सुबह सवेरे उठकर अपने किताबों के पास बैठा और अपनी डायरी में से कुछ पन्ने फाड़े और कुछ लिखना शुरू कर दिया। लेखक को लिखता देख नंदलाल बाबू ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप लेखक बाबू, वो भी सुबह सुबह? बख्शी ने कहा, अपनी माँ को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैं जयपुर जा रहा हूँ। उन्हें खबर करना ज़रूरी भी है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुधारने के लिए जा रहा हूँ, और अगर कहीं मैं लौट कर वापस ना आऊँ तो वो इस बात का शोक न मनाएं। नंदलाल बाबू ने कहा, हाँ, ये भी सही है। माता जी को ये पता होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर। नंदलाल बाबू ने इतना कहा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर लगी कुंडी को किसी ने खटखटाया। नंदलाल बाबू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पोस्टमैन खड़ा था। उसने पूछा, लेखक बाबू का घर है? उनके नाम की चिट्ठी आई है।
नंदलाल बाबू ने पूछा, चिट्ठी कहाँ से आई है? पोस्टमैन ने चिट्ठी पर लिखे पते को पढ़कर कहा, ये चिट्ठी आई है बरन से। राजस्थान के बरन से चिट्ठी आई है, लेखक बाबू के नाम से। अगर वो घर पर हो तो उन्हें दे दीजिए। इतना कहकर पोस्टमैन वापस लौट गया। नंदलाल बाबू लेखक बाबू को वो चिट्ठी ले जाकर देते हैं और कहते हैं कि ये चिट्ठी बरन से आई है, शायद आपके माताजी की है। लेखक ने चिट्ठी जैसे ही खोली और उसे पढ़ा तो वो अचानक ही कुर्सी पर गिर पड़ा। लेखक बाबू, ये क्या हुआ आपको? यूँ अचानक आप बेसुध कैसे हो गए? ऐसी कौन सी खबर इस चिट्ठी में आ गई जिसे पढ़कर आप एकदम से उदास हो गए? नंदलाल बाबू ने आश्चर्य से सुबोध बख्शी से पूछा। जब लेखक बाबू ने कोई जवाब ना दिया तो नंदलाल बाबू ने चिट्ठी उनके हाथ से लेकर पढ़ना शुरू कर दिया और उसे पढ़कर नंदलाल बाबू भी बड़े ही दुखी हो गए। दरअसल वो चिट्ठी दीवान साहब ने लेखक बाबू के नाम लिखी थी। उसमें लिखा था, सुबोध बख्शी बाबू, बड़े ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि कल रात में आपकी माताजी की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी ने उनकी हालत को देखते हुए उसी रात उन्हें दरवाने ले गए, मगर उनकी हालत में कोई सुधार न हुआ। डॉक्टर बाबू ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख दी और वापस घर भेज दिया। कुछ देर तो वो ठीक रहे, मगर फिर अचानक उनकी सांसें तेज चलने लगी और वो आपको याद करने लगी। हमने आपको टेलीफोन भी किया, मगर आपका टेलीफोन लगा नहीं, और चिट्ठी जब तक आप तक पहुंचेगी तब आपकी माताजी इस दुनिया से जा चुकी होंगी। इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। आपके पड़ोसी दीवान साहब। चिट्ठी मिलते ही लेखक बाबू और नंदलाल बाबू दोनों ही बरन गांव के लिए निकल पड़े और शाम तक वहां पहुंच भी गए। लेखक ने जैसे ही अपने घर की दहलीज पर पांव रखा, उसने देखा कि घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हुई है। लेखक बाबू को ये समझते देर न लगी कि उनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेखक बाबू थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर सफ़ेद कपड़े में लपेट कर लिटाई गई उनकी माताजी ही थी, जिनका पूरा शरीर सफ़ेद लिबास में लपेटा हुआ था और चेहरा खुला हुआ। लेखक बाबू के कदम डगमगाने लगे। धड़ से शरीर ज़मीन पर गिर गया। नंदलाल बाबू, नहीं लेखक बाबू, आप खुद को संभालिए। इतना कहकर वो लेखक बाबू को उनकी माँ के पास ले गए। लेखक बाबू ने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी माँ उनसे कह रही थी कि सारी ज़िंदगी जिस कारण वो उनसे दूर रही और तड़पती रही, जिस कहानी को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, उसे अब पूरा करें। लेखक बाबू ने अपनी माँ के शव को उठाकर अपने सीने से लगाया और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगे। सभी ने लेखक बाबू को समझाया और आश्वासन दिया, उनके दुख में उनका साथ दिया। दीवान साहब ने कहा कि अब जो कुछ हो गया है उसे भूल जाएं और अपनी माता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। समय बहुत कम है और अंतिम संस्कार का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। कुछ देर के समय के बाद लेखक ने अपने माता की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की और उसे दाग अग्नि दी और उनके अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर वापस लौट आए। लेखक बाबू आकर अपनी माता के कमरे में गए। उसे उस दिन और दिनों से अधिक बेचैनी हुई। सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। लेखक ने कुछ ज़रूरी कागजात और अपनी माँ की तस्वीर ली और घर के दरवाजे पर ताला लगाकर नंदलाल बाबू के साथ वापस लौट आए। कुछ दिनों तक तो लेखक बाबू बिल्कुल ही शांत रहे। शायद उन्हें अपनी माँ की याद बहुत सता रही थी। नंदलाल बाबू ने जब पूछा तो लेखक बाबू ने जवाब दिया कि बहुत कुछ चल रहा है मन में, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। नंदलाल बाबू ने लेखक बाबू को समझाया और कहा,
लेखक बाबू, अब आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। जो आपकी माता जी ने अधूरा छोड़ दिया उसे आपको पूरा करना है। इस श्राप को जड़ से ख़त्म करना है और उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको वहाँ जाना ही होगा। आप अपने रास्ते और अपने मकसद से बिल्कुल भी विचलित ना हो। जो होगा देखा जाएगा। सुबोध बख्शी कहता है, शायद आप ठीक कह रहे हैं नंदलाल बाबू, मुझे अब रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है और इस भयानक श्राप को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। मधुलिका को हमेशा के लिए ख़त्म करना है ताकि मेरा आने वाला जीवन और मेरे से जुड़े लोगों का जीवन इस नर्क से बच जाए। अब सिर्फ कोई भी इस माया जाल में ना फंसे। आप तैयारी शुरू कीजिए, हम कल ही जयपुर के लिए निकलेंगे, लेखक ने नंदलाल बाबू से कहा और दोनों अगले दिन जयपुर के लिए निकल पड़े। हालांकि वो दोनों को ये मालूम ही था कि वो उस महल तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में एक हौसला जगाया और जयपुर पहुंच गए। वहां जाते ही नंदलाल बाबू को ये याद आया कि जयपुर में उनका एक खास मित्र रहता था, जिससे बात करने पर शायद उसके यहाँ रहने की कोई जगह मिल जाए और शायद उस महल का पता भी। नंदलाल बाबू लेखक बाबू को अपने साथ लेकर अपने मित्र के घर पहुंच गए। नंदलाल बाबू का मित्र भी नंदलाल बाबू की तरह एक पत्रकार था और जयपुर में बहुत ही नामी। जयपुर की बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें मालूम थी। उसका नाम आलोक बख्शी था। आलोक बख्शी जयपुर के टाउन में रहता था। वो अपने घर पर नंदलाल बाबू और लेखक बाबू को लेकर बहुत ही देखकर खुश हुआ और रहने लगा। नंदलाल बाबू के मित्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बस यूं ही जयपुर घूमने आए हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप यूं ही घूमने नहीं आए, हमें इतना कच्चा खिलाड़ी ना समझिए। हमें पता है कि एक पत्रकार अगर कहीं जाए तो ज़रूर उसमें कुछ खास बात छुपी होती है, क्योंकि भाई हम भी एक पत्रकार हैं और हम जानते हैं कि हम बिना मतलब के कहीं नहीं आते जाते। तो बताइए, जयपुर में आपको क्या काम था और कैसे आना हुआ? नंदलाल बाबू ने आलोक बाबू से कहा, आलोक बाबू, ये बख्शी बाबू हैं, ये एक लेखक हैं, इन्हें कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक है। इन्हीं के काम से आज हम जयपुर आपके पास आए हैं। अगर इसमें आपकी थोड़ी मदद मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आलोक बाबू ने कहा, जी ज़रूर, मगर बात क्या है? लेखक सुबोध बख्शी ने आलोक बाबू को सब कुछ समझाया और अपनी कहानी उन्हें सुनाई। आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू, आपका काम तो बहुत ही खतरनाक है, मगर मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। आलोक ने कहा, लेखक बाबू, जयपुर में ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जो पुरानी और जर्जर हैं। बहुत हवेलियां तो भारत सरकार द्वारा बंद भी की जा चुकी हैं, जहां पर आम आदमियों का जाना मुश्किल है। मगर मैं चाहूँ तो परमिशन लेकर किसी भी हवेली की जांच कर सकता हूँ। मगर आप जिस हवेली की बात कर रहे हैं वो जयपुर के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में है, या यूँ कहें कि वो पूरा क्षेत्र जंगल और जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। वहाँ दिन में तो अकेले यानी कि बिना सुरक्षा कर्मियों के जाना सख्त मनाही है, और अगर प्रशासन होगी तो वो आपको आपका काम नहीं करने देगी। हमें उस हवेली में रात के समय ही छुप छुपा कर जाना होगा। जिस काम को अंजाम देने की बात आप कर रहे हैं वो काम सिर्फ रात में ही हो सकता है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है और वहाँ तक ले जाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। लेखक बाबू, क्या कहते हैं आप? नंदलाल बाबू ने लेखक से पूछा। बख्शी ने कहा, हमने सोच लिया है, हमें जाना तो है ही, बस अब वो हमारे जाने का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। आलोक बाबू ने कहा, तो फिर तय रहा, हम कल हवेली के लिए निकलेंगे। मेन टाउन से वो किला कुछ घंटों की दूरी पर है, वहाँ अपनी गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। मैं आज जाकर परमिशन ले आता हूँ, फिर हम कल निकलेंगे। लेखक ने आलोक बाबू का शुक्रिया अदा किया
और कहा कि आप अगर ना होते तो शायद हमें बहुत ही मुश्किल होती वहाँ तक पहुँचने में। आलोक ने कहा, शुक्रिया कहकर हमारी मित्रता को बदनाम ना करिए। अब तो हम मित्र हैं और मित्रता में ना ही माफ़ी और ना ही शुक्रिया। अगली सुबह तकरीबन 10:30 बजे तीनों जयपुर के राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के किले की तरफ निकल पड़े। 3 घंटे के सफ़र के बाद तकरीबन 2:30 बजे लेखक के साथ नंदलाल बाबू और आलोक बाबू किले के सामने खड़े हुए थे। किले को देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तीनों के तीनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जैसा लेखक ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी सालों बाद भी किला बहुत ही सही सलामत और चमकदार दिखाई दे रहा था, मानो जैसे उसकी किसी ने अभी अभी रंगाई पुताई की हो। आलोक बाबू ने आश्चर्य में आकर कहा, लेखक बाबू, कमाल है, आज तक मैंने इतना पुराना किला इतना सही सलामत नहीं देखा। क्या बनावट है इसकी और क्या चमक है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी ने इस किले को बनाकर खड़ा किया हो। कहीं भी धूल मिट्टी जमी हुई दिखाई नहीं दे रही। नंदलाल ने कहा, हाँ, और ये किला इतना अंदर है कि यहाँ पर प्रशासन का आना भी मुश्किल है। फिर भी इसने खुद को ही जैसे सजा रखा है। इसे किसी की शायद ज़रूरत नहीं। मगर वो किला बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से उतना ही भयानक था। इस बात से अनजान के भीतर जाने के बाद क्या होगा। तीनों किले के अंदर चले गए। बाहर तक तो ठीक था, मगर लेखक ने जैसे ही किले के दरवाजे पर कदम रखा, उसके कानों में जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ सुनाई देने लगीं, जैसे वो चीज़ें बहुत दर्द में हो और मदद की गुहार लगा रही हो। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रखकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, नहीं। नंदलाल बाबू और आलोक बाबू ने दोनों तरफ से लेखक को पकड़ लिया। लेखक बाबू, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से चीखे क्यों? दोनों ही बुरी तरह घबरा गए और लेखक को संभालने की कोशिश करने लगे। लेखक ने खुद को संभालते हुए राहत की सांस ली। कुछ देर बाद लेखक ने बताया कि उसके कानों में बहुत शुरू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे ढेर सारे लोग दर्द में रो रहे हों और मुझसे मदद मांग रहे हों। ये बात सुनकर नंदलाल बाबू और आलोक बाबू दोनों ही सन्न हो गए और दोनों ने लेखक को समझाया और आगे बढ़ने लगे। हवेली का दरवाज़ा खोलते ही बगल से ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की तरफ जा सकते थे। तीनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर बरामदे में पहुंचते ही लेखक ने देखा कि लाइन से बहुत सारे बड़े बड़े झरोखे वाले कमरे थे। ऐसे कमरे जिसमें दीवारें नहीं थी, सिर्फ पर्दों की सहायता से उसे अलग अलग भागों में बांटा गया था। लेखक कुछ कदम और चलता है और देखता है कि एक बड़ा सा सुनहरे रंग का दरवाज़ा, जिसमें बहुत सारी चित्रकारी भी की गई थी, वो बंद था। लेखक ने कुंडी की तरफ देखा तो उसमें ताले नहीं लगे थे। लेखक ने दरवाजे को खोल दिया। फिर उसने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। लेखक ने दरवाज़ा खोलते ही देखा कि सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। उस तस्वीर में एक लंबा चौड़ा सुंदर सा राज्य सी पोशाक में एक आदमी है, जिसने अपने हाथों में तलवार ली हुई है और एक हाथ अपने बगल में बैठे शेर के सर पर रखा है। उस तस्वीर की दूसरी तरफ एक और तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक सुंदर सी रानी अपनी सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी। लेखक उस तस्वीर को बड़े ही गौर से देखता है और उसके करीब जाता है और उन तस्वीरों पर लगी धूल को साफ करता है, जिसमें तस्वीर के नीचे लिखे हुए नाम उसे दिखाई देते हैं, जिस पर लिखा होता है राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह और दूसरी तस्वीर पर महारानी सुमुखी। दोनों तस्वीरें बगल में रखी हुई थी और अगल बगल से पूरी तरह जल चुकी थी।
सिर्फ बचा रह गया तो उनका चेहरा। भीतर से हवेली पूरी तरह से जली हुई थी। चारों तरफ काली काली राख दिखाई दे रही थी, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ कमरे थे जो बिल्कुल भी जले हुए नहीं थे। लेखक दूसरे कमरे में गया जो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था। ताज्जुब की बात ये थी कि पूरी हवेली भीतर से जली हुई थी, मगर वो कमरा बिल्कुल सजा धजा और साफ सुथरा था, जैसे मानो उसे कोई हर रोज सजाता संवारता हो और साफ करता हो। उस कमरे की एक एक चीज फूल और कण से सजे हुए थे। ये देखकर लेखक और नंदलाल बाबू, आलोक बाबू तीनों ही आश्चर्यजनक हो गए। हवेली में घुसते ही तीनों आंखें फाड़ फाड़ कर पूरी हवेली को देख रहे थे। जितना वो हवेली को भीतर से देख रहे थे, उतना ही वो उसकी कहानियों में खो गए। उस हवेली को देखते देखते कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया, इसका तीनों को अंदाजा भी नहीं हुआ। अंधेरा हो जाने के बाद तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और हवेली को खंगाल कर देखना शुरू कर दिया। दिन के उजाले में तो सब ठीक रहा, मगर जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, खेल शुरू हो गया। नंदलाल बाबू, हमें लगता है कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। हमें 3 जगहों में बैठ जाना चाहिए। इस तरह हम जल्दी ही किसी न किसी चीज़ की खोज कर लेंगे जिससे कि मधुलिका को। लेखक ने नंदलाल बाबू को वही टोकते हुए कहा, चुप रहिए आप, उसका नाम अपनी जुबान से मत लीजिए। नंदलाल बाबू, कहीं अगर उसे इस बात की भनक लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तीनों अपनी अपनी टॉर्च जलाकर 3 तरफ हो गए। लेखक हवेली में घूम रहा था और घूमते घूमते वहां पहुंचा जहां पर बहुत सारे दास दासियां रहते थे। शायद वहां शाही रसोई थी, जहां पर राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह के लिए भोजन बनता था, क्योंकि देखने में तो ये यही लग रही थी। वहां पर मिट्टी के चूल्हे, बड़ी बड़ी हांडियां, बड़ी बड़ी थाल और मिट्टी के बर्तन भी थे। लेखक ने वहां पर रखी सारी चीजें अपने हाथों से छू कर देखी और आगे चलने लगा। इतने में लेखक के पैरों से एक मिट्टी की हांडी टकरा गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही लेखक जमीन पर गिरा, हंसने की आवाजें आने लगी और वो आवाजें महिलाओं की थी। वो कह रही थी, देख कर क्यों नहीं चलते, मटके से टकरा गए, अब दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? लेखक ने यह सुनकर तुरंत ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। लेखक बाबू के पसीने छूटने लगे और उन्होंने सोचा कि शायद नंदलाल बाबू या आलोक बाबू में से किसी ने उनसे मजाक करने की कोशिश की हो। यही सोचकर लेखक ने आवाज लगाई, नंदलाल बाबू, आलोक बाबू, क्या आप लोग यहाँ हैं? लेखक ने दोबारा आवाज लगाई, पर दोबारा भी किसी ने जवाब नहीं दिया। लेखक ने सोचा कि शायद जो कुछ भी उसने सुना वो उसका वहम होगा। इतनी बड़ी खाली सुनसान हवेली है, एक पत्ता भी गिरता तो अजीब सी आवाजें आती थी, इसलिए लेखक नहीं उसे अनसुना कर दिया और आगे चलने लगा। आगे कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक गलियारे की तरफ गया हुआ रास्ता एक बड़े से प्रांगण में आकर निकल रहा है। लेखक उसी रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा कमरा, जो कि किसी साधारण कमरे से 4 से 5 गुना बड़ा होगा। अगल बगल बहुत सारे शाही सिंहासन रखे हुए थे और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था। लेखक ये समझ गया कि वो कमरा शायद राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह और उनके 7 मंत्रीगणों के बैठक के लिए बनवाई गई होगी, जहां पर राजा कृष्णदेव राज्य के जुड़े काम और उनकी परेशानियां हल करते थे। लेखक जैसे जैसे सिंहासन की तरफ बढ़ा था, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसने इन सब चीज़ों को पहले कहीं देखा हो या महसूस किया हो।
उसके आंखों के सामने पुराना मंजर नजर आने लगा, जैसे राजा कृष्णदेव राय बड़ा वहां पर बैठे हों और राज्यसभा चालू हो गई हो। वाद विवादों से घिरा चारों ओर शोरगुल लेखक के कानों में सुनाई देने लगा। न जाने लेखक के मन में क्या आया और वो जाकर सामने रखे बड़े से सिंहासन पर बैठ गया और उसका मस्तिष्क पूरी तरह से जैसे उस समय में चलने लगा जिस समय राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह का राज हुआ करता था। लेखक जोर जोर से हंसने लगा और पूरे हवेली में उसकी आवाज गूंज लगी। रात का समय, सुनसान खाली हवेली जिसमें चील कौवे की भी आवाज सुनाई देने नहीं, उसमें लेखक की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। उसकी हंसी सुनकर जब नंदलाल बाबू और आलोक बाबू दौड़ते हुए उस कमरे में आए और देखा कि लेखक ने अपने हाथों में राजसी घड़ी लेकर और पैरों में राजा की रखी पुरानी खड़ाऊं पहनकर एक राजा की भांति इधर उधर टहल रहा था और उसके पैरों की खड़ाओं से खटखट की आवाज आ रही थी। लेखक बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? नंदलाल बाबू ने जोर से आवाज लगाई और कहा। लेखक ने मुड़कर नंदलाल की तरफ देखा। लेखक बिल्कुल अजीब ढंग से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर ऐसा गुरूर जैसे एक राजा के चेहरे पर होता है। दोनों लेखक के ऐसे रूप को देखकर अचंभित हो जाते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि आखिर लेखक बाबू को हुआ क्या है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। आलोक बाबू ने हिम्मत करके लेखक के करीब जाने का सोचा। तभी लेखक ने गरजती हुई आवाज में आलोक से कहा, रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस सीमा रेखा के भीतर किसी आम इंसान का आना मना है? हम इस उदंडता की तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुना सकते हैं। आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू, यह आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप होश में तो हैं? उदंड व्यक्ति, तुम हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह हैं? हमारे ही महल में खड़े होकर हमसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हमसे जरा भी भय नहीं लगता? इतना सुनकर नंदलाल बाबू ने आलोक बाबू से कहा, ये सब क्या हो रहा है? लेखक बाबू को हुआ क्या है और वो खुद को राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह क्यों समझ रहे हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आलोक ने कहा, नंदलाल बाबू, ये समय गंवाने का नहीं है। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि लेखक बाबू पूरी तरह से बदल चुके हैं? उन पर शायद राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह की आत्मा आ गई हो। नंदलाल ने कहा, आलोक बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब आलोक ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आज के समय में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो नई नई मशीनें बना रहा है, जिसमें से एक मशीन ऐसी भी है उन्होंने बनाई है जो कि आत्माओं से बात कर सकती है। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको फिर से वापस ला सकती है। और ये बातें पुराणों में भी देखने और सुनने को मिली हैं। और जब वैज्ञानिक मशीनों द्वारा किसी किले या पुरानी हवेली में जांच के लिए जाते थे तो वहाँ पर मरे हुए लोग मशीनों से बातें करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी बातें बताने के लिए टीम के किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाते थे और उनके द्वारा अपनी बातें सभी को बताते थे। मैंने भी रिपोर्टिंग के समय ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं जिसमें कोई ना कोई आत्मा इंसानों से कुछ न कुछ कहना चाहती है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आज भी वही चीज़ें हमारे सामने आई हैं। लेखक बाबू के शरीर में राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह की आत्मा आ गई है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। इसलिए हमें बिल्कुल ही शांति और धैर्य से काम लेना होगा। आलोक बाबू ने कहा, नंदलाल बाबू, धैर्य से काम लीजिए। ये समय बातें करने का नहीं, यही वक्त है कि जब राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह खुद ब खुद यहाँ आ गया है।
तो क्यों ना मधुलिका को खत्म करने का रास्ता इन्हीं से पूछ लिया जाए। शायद नियति ने हमें एक और मौका दिया है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। नंदलाल बाबू, लेखक बाबू तो होश में नहीं है, इसलिए हमें ही एक काम करना होगा। अपना खून अपने खून की मदद करने आया है, इसे जाया ना होने दीजिए। आइए मेरे साथ। आलोक बाबू ने नंदलाल बाबू को समझाते हुए ये कहा। नंदलाल बाबू भी आलोक के साथ चले गए। आलोक बाबू ने लेखक बाबू से कहा, हमने जो आपसे इस तरह बात की उसके लिए हमें आप क्षमा कर दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस काम को करने के लिए हम इतनी दूर आपके इस महल में आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस काम को पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे। इतना सुनकर राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह, जो कि लेखक बाबू के शरीर में आए हुए थे, वही बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम तीनों को बहुत खतरा है। तुम नहीं जानते कि सदियों से मैं इस महल में घुट घुट कर कैसे जी रहा हूँ। मेरी आत्मा इसमें फंसी हुई है और इसे कोई भी मुक्ति नहीं दे पाएगा। मधुलिका बहुत ही क्रूर और ताकतवर है। उसने मुझे इतने सालों से इस महल में कैद करके रखा है। वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। हम तुम लोगों की चाहकर भी कोई सहायता नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मधुलिका को पता चल गया तो। इतना कहकर लेखक बाबू वही बेहोश हो जाते हैं। उन्हें बेहोश होकर गिरता हुआ देख नंदलाल बाबू और आलोक बाबू दोनों उनकी मदद दौड़ते हुए जाते हैं और उन्हें उठाते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद लेखक बाबू को होश आता है और वो कहते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। लेखक बाबू को इस बात की खबर ही नहीं थी कि वहाँ हुआ क्या था। लेखक बाबू का सर बहुत भारी हो रहा था, उन्हें चक्कर भी आ रहा था। दोनों ने लेखक बाबू को उठाकर बैठाया और पीने के लिए पानी दी। फिर उन्हें सारी बात बताई, अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या हुआ। लेखक बाबू भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तीनों को डर सताने लगा कि इस काम को जितना उन्होंने आसान सोचा था, उतना आसान ये नहीं था। एक ही मौका था मधुलिका को खत्म करने का। कुछ देर बाद नंदलाल बाबू ने कहा, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने का कोई मतलब नहीं। हमें महल में फिर से सबूत के लिए घूमना होगा, फिर से पूरे महल की जांच करनी होगी ताकि कोई रास्ता दिख जाए। और ये काम हमें सुबह होने से पहले ही खत्म करना होगा। हम जानते हैं कि हम सुबह होने से पहले इस महल से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन सुबह तक जिंदा इस महल से बाहर निकलने के लिए हमें सख्ती बरतनी होगी और हिम्मत भी रखनी होगी। आलोक बाबू ने कहा, हाँ ये सच है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन जब अगर हम फंस चुके हैं तो अपने काम को पूरा करके ही बाहर निकलेंगे। इन सारी बातों में लेखक बाबू ने नंदलाल बाबू और आलोक बाबू को रसोई में घटी घटना के बारे में बताया। उन्होंने इस महल के रसोई में कुछ औरतों की आवाज़ें सुनी थी। इस किस्से को सुनने के बाद आलोक बाबू ने कहा, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। अब इस महल में हम लोगों के अलावा बहुत लोग हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी है और बिना डरे आगे बढ़ना है। ये बात याद रहे, कहीं से भी आई आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम को पूरा करने में जुट जाना है और निडर होकर अपने काम को अंजाम देना है। आलोक बाबू ने कहा, हाँ, और हो सकता है कि कुछ लोग हमें डराने की कोशिश करें, कुछ भयभीत करें, कुछ हमें गुमराह करें। हो सकता है ऐसी कई आवाज़ें हो जो हम लोगों की आवाज़ बनकर हम तीनों को गुमराह करने की कोशिश करें। हमें बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तीनों यही सोचकर फिर से महल में इधर उधर भटकने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद तीनों के अंदर से डर तो बिल्कुल जैसे खत्म ही हो गया। अब बस उन तीनों को इंतजार था तो मधुलिका को खत्म करने के रास्ते की खोज का। तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए और महल में 3 तरफ बिखर गए। लेखक बाबू महल में भीतर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी जो एक कमरे में जाकर खुलती थी। सीढ़ियों द्वारा किसी कमरे में जाने का ये तरीका लेखक बाबू ने पहली बार देखा था। वो जब उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वो कमरा बिल्कुल ही वैसा दिख रहा था जैसा कि उन्हें कहानी में बताया गया था। जैसे राजा महाराजाओं के समय में किसी नचनिया को रहने के लिए कमरा दिया गया हो और उसने अपने तरीके से उस कमरे को सजाया हो। बिल्कुल ही वैसे सजावट उस कमरे में हुई थी जो आधी रात से ज़्यादा जल चुकी थी और कुछ शेष बचा था। वो एक नर्तकी का कमरा था। लेखक समझ गया कि ये ज़रूर मधुलिका का कमरा रहा होगा। लेखक बाबू उस कमरे में इधर उधर टहलने लगे और हर एक चीज़ को बारीकी से देखने लगे। उस कमरे में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस एक तरफ लगे पर्दे से ढके बिस्तर और उसके ठीक बगल में रखा एक बड़ा सा बक्सा जो देखने में बिल्कुल ही राजसी था और नक्काशी वाली सजावट से बना हुआ। बक्से के ठीक ऊपर दीवार पर लगा शीशा जो आधा टूट चुका था और आधा धूल से भरा हुआ था। उसी के चारों तरफ की गई सजावट सोने और चांदी की थी। लेखक ने दूसरे दीवार की तरफ देखा जहां पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जो पूरी तरह धूल मिट्टी से ढक चुकी थी। कहानी तो जारी रहेगी। आप सभी के सब्र का इम्तिहान लेते हुए मैं कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगला भाग जल्द ही आएगा।